हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है चंद्रमास, जिसको हम इंग्लिश में लूनर मंथ भी बोलते हैं। इससे पिछले एपिसोड्स में मैंने आप लोगों को सोलर मंथ और सोलर ईयर के बारे में बताया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो मेरे सभी एपिसोड्स को देखते हुए ही इस एपिसोड को देखें, ताकि आपको समझने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी पेश ना आए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपके अपने इस टॉपिक को। तो देखिए, चंद्रमास, जिसको हम इंग्लिश में लूनर मंथ भी बोलते हैं। देखिए, हम लोग का जो हिंदू कैलेंडर वो क्या है? पंचांग। ठीक है, पंचांग जो है वही हमारा हिंदू कैलेंडर है, और ये जो बेस्ड है वो आपके चंद्रमास पे ही बेस्ड है। ठीक है, चंद्रमास यानी तिथियों पे बेस्ड है ये। ठीक है, आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि कभी कभी जब आप जब आप पृथ्वी पे हैं, हम लोग तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग पृथ्वी लोक पे निवास करते हैं, पृथ्वी पे हैं, अर्थ पे हैं। तो अर्थ से कभी कभी आपको चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल एक ही सीध पे, एक ही डिग्री पे दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य कभी कभी आपको बिल्कुल एक सीध में, एक ही एंगल में, एक ही डिग्री पे दिखाई देता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों? उस केस में निर्माण होता है अमावस्या का। और कभी कभी चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री के फासले पे दिखाई देते हैं, यानी बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों? पूर्णिमा का निर्माण होता है। ठीक है, जब बिल्कुल एक ही डिग्री पे होते हैं कि सीध में होते हैं तो अमावस्या का निर्माण होता है, और जब बिल्कुल एक दूसरे से 180 डिग्री के फासले पे रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं, तो पूर्णिमा का निर्माण होता है। ठीक है, तो चंद्रमास में दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार जो चंद्रमास है वो 30 दिनों का, 30 तिथियों का माना गया है। ठीक है, चंद्रमास जो है वो 30 तिथियों का माना गया है, लेकिन ये तिथियां घटती बदलती रहती है, इसलिए क्या होता है इसमें भी थोड़ी बसी तो थोड़ी बहुत कमी बेसी होते रहती है। ठीक है, तो चंद्रमा की गति भी दोस्तों थोड़ी घटती बदलती रहती है। ठीक है, इसलिए जो चंद्रमास है, जिसको हिंदू कैलेंडर के अनुसार, पंचांग के अनुसार जो 30 दिनों का माना, 30 तिथियों का माना गया, उसमें भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन 1-2 दिन का इधर उधर होता रहता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये 30 तिथियां हैं, जो 30 दिन जो है, इन 30 दिनों में पूर्णिमा यानी चंद्रमास, जिसको 30 दिनों का माना जा रहा है, 30 तिथियों का, उसमें एक बार पूर्णिमा आता है और एक बार ही अमावस्या आता है। ठीक है, चंद्रमास में हिंदू कैलेंडर, जिसको हम पंचांग बोल रहे हैं, उसके अनुसार जो चंद्रमास जो होता है, जो 30 दिनों का या 30 तिथियों का माना जाता है, चंद्रमा की जो गति है वो थोड़ी घटती बदलती रहती है, और साथ ही तिथियां भी घटती बदलती रहती है। इसलिए क्या होता है दोस्तों कि चंद्रमास में भी 1-2 दिनों का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन, कमी बेसी होते रहती है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आता हूँ दोस्तों कि जो पूर्णिमा और अमावस्या है वो पंचांग जो चंद्रमास है उसके अनुसार एक बार एक चंद्रमास में एक ही पूर्णिमा आता है और एक ही अमावस्या आता है। ठीक है दोस्तों, एक चंद्रमास में एक पूर्णिमा आता है और एक अमावस्या होता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के बेस पे क्या किया गया कि एक चंद्रमास को 2 पक्षों में बांटा गया। ठीक है, एक पूर्णिमा आई, एक अमावस्या आई एक चंद्रमास पे। तो इसके बेस पे क्या हो गया दोस्तों? एक महीने को, एक जो महीना हुआ, एक चंद्रमास जो हुआ, उसको 2 पक्षों में विभक्त कर दिया गया, बांट दिया गया। एक को बोला गया शुक्ल पक्ष और एक को बोला गया कृष्ण पक्ष। ठीक है, तब आपको समझना है कि शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब चंद्रमा जो बढ़ता हुआ चंद्रमा होता है ना, जब चंद्रमा का साइज बढ़ता हुआ जब वो फुल मून की तरफ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। ठीक है, जिसको शुभ माना जाता है। ठीक है, चंद्रमा जब साइज में, आकार में बढ़ता हुआ जाता है, जब अपनी पूर्णता की ओर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बोलते हैं। ठीक है, और पूर्णिमा के दिन क्या होता है? वो शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा कहलाता है। जो शुक्ल पक्ष है वो प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक जाता है, यानी 15 दिन जो होता है वो शुक्ल पक्ष का होता है, और बाद के जो 15 दिन होते हैं दोस्तों वो होते हैं कृष्ण पक्ष के। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष का मतलब हो गया दोस्तों कि चंद्रमा की बढ़ती हुई कला है, यानी चंद्रमा का साइज का बढ़ता हुआ जाना। ठीक है, और कृष्ण पक्ष का मतलब हो गया कि पूर्णिमा के बाद फिर चंद्रमा का साइज क्या होता है दोस्तों? घटने लगता है। ठीक है, यानी उसका साइज जो होता है वो कम होने लगता है, उसकी प्रकाश में, उसके तेज में क्या होती है? कमी आनी चालू हो जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र में यानी एस्ट्रोलॉजी में जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है उसको शुभ माना जाता है, और कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा होता है उसको
अशुभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है, यानी जब चंद्रमा का साइज बढ़ रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है, उसका तेज बढ़ रहा है, उसका प्रकाश बढ़ रहा है, तो उसको क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है, और सभी शुभ कार्य उसमें संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा यानी जब साइज कम हो रहा है, आकार कम हो रहा है, तेज कम हो रहा है, प्रकाश कम हो रहा है, और धीरे धीरे अमावस्या की तरफ जब चंद्रमा बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम कृष्ण पक्ष का चंद्रमा बोलते हैं, और उसको अशुभ माना जाता है, शुभ काम उसमें नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक चंद्रमास में एक अमावस्या आया और एक पूर्णिमा आया। ठीक है, तो इस तरीके के जो 12 चंद्रमास होते हैं दोस्तों, इस तरीके के जो 12 चंद्रमास होते हैं, वो मिला करके क्या बनते हैं? एक चंद्र वर्ष बनते हैं, लूनर ईयर। ठीक है, ये जो 12 चंद्रमास होते हैं वो जब मिलते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? एक लूनर ईयर बनता है। ठीक है, एक चंद्र वर्ष बनता है। जिस तरीके से सौर वर्ष 12 होते हैं, ठीक उसी तरीके से चंद्र वर्ष भी जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, चंद्र वर्ष क्या है? 12 चंद्रमासों का सम्मिलन है। ठीक है, 12 चंद्रमास जो हो गए वो मिलके क्या बनते हैं? एक चंद्र वर्ष बनते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि एक सौर वर्ष जो होता है वो 365 दिनों का होता है। ठीक है, एक सौर वर्ष 365 दिनों का होता है, और एक चंद्र वर्ष जो होता है वो 354 दिन का होता है। ठीक है, एक सौर वर्ष 365 दिन का, और एक चंद्र वर्ष जो होता है वो 354 दिन का होता है। तो 365 माइनस 354 यानी 11 दिन का अंतर आ गया सौर वर्ष में और चंद्र वर्ष में। तो इसके बीच में ही सामंजस्य बैठाने के लिए क्या किया गया दोस्तों? ठीक है, 11 दिन का तो अंतर आया ना, यानी 3 साल में अगर आप ये देखिएगा तो 3 साल में हमेशा क्या होगा? करीबन 1 महीने नया का निर्माण हो जाएगा, एक नया महीना क्रिएट हो जाएगा। 1 साल में 11 दिन का अंतर आ रहा है, 2 साल में 22, 3 साल में करीबन 33 दिनों का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से सुनिए तो एक नया मंथ का निर्माण हो गया। तो हिंदू कैलेंडर में यानी पंचांग में क्या किया गया है कि ये जो 11-11 दिन जो है उसको अधिक मास की संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, इसको अधिक मास की संज्ञा दे दी गई है। हर 3 वर्ष के बाद एक मास जो होता है चंद्र मास में ऐड कर दिया जाता है। इसको हम अधिक मास भी बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं, और मल मास भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अधिक मास है जो 3 साल में एक बार, 3 साल के बाद एक बार आपके ऐड कर दिया जाता है चंद्र मास में, ताकि सूर्य सौर वर्ष और चंद्र वर्ष का जो सामंजस्य है वो बना रहे। उस अधिक मास में, चंद्र मास में, या उस अधिक मास में जिसको हम पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कह रहे हैं, किसी भी तरीके का शुभ कार्य बिल्कुल वर्जित है। ठीक है, अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास, तीनों बोल सकते हैं आप इनको, तीनों नाम हैं इसके। तो इस महीने में यानी इस अधिक मास में किसी भी तरीके का शुभ काम वर्जित है, यानी जनेऊ संस्कार जो होते हैं वो सब नहीं होंगे, विवाह संस्कार नहीं होंगे, मुंडन नहीं होंगे, किसी बहुमूल्य चीज़ की खरीदारी करनी हो, जैसे नया घर खरीदना हो, नई गाड़ी खरीदनी हो, नहीं होगी, गृह प्रवेश करना हो, नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी ऑस्पिशियस काम जो होगा वो आपके मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास जिसको हम बोल रहे हैं उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मलमास क्या है। मैं इसको फिर से एक बार ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि चंद्र वर्ष 354 दिन का हुआ और सौर वर्ष हुआ 365 दिन का। तो सौर वर्ष माइनस चंद्र वर्ष कितना? 365 माइनस 354 निकल टू 11 दिन। ठीक है, और ये 3 साल के बाद ये 11-11-11 बन के क्या हो जाएंगे? करीबन एक नया पूरा महीना बन जाएगा। तो इसी महीने को क्या किया जाता है? चंद्र मास में ऐड कर दिया जाता है 3 साल के बाद। तो ये महीना क्या कहलाता है? अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और इसको एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में इसको अशुभ माना जाता है, और कोई भी शुभ काम इसमें परफॉर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब तो आप समझ गए हैं सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बारे में भी। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है, ठीक है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके बेस पे ही क्या कर दिया गया दोस्तों? 12 चंद्रमासों का नामकरण हो गया। ठीक है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के नाम पे ही 12 चंद्रमासों का निर्माण कर दिया गया है। तो देखिए, पहला चंद्रमास हो गया दोस्तों चैत्र। ठीक है, जो कि अगर आप इसको इंग्लिश कैलेंडर से कंपैरिजन कीजिएगा तो आपका मार्च अप्रैल के आसपास आता है। दूसरा चंद्रमास हो गया वैशाख, जो कि अप्रैल मई के आसपास आता है इंग्लिश कैलेंडर से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो। तीसरा चंद्रमास हो गया ज्येष्ठ दोस्तों, जो कि मई जून के आसपास आता है। चौथा चंद्रमास आषाढ़, जो कि जून जुलाई के आसपास आता है। पांचवा चंद्रमास श्रावण, जो कि जुलाई और अगस्त के बीच में आता है। छठा चंद्रमास भाद्रपद, जो कि अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। सातवां चंद्रमास अश्विन, जो कि सितंबर और अक्टूबर के आसपास आता है। आठवां चंद्रमास कार्तिक, जो कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है।
9वां चंद्रमास मार्गशीर्ष जो कि नवंबर और दिसंबर के आसपास आता है। 10वां चंद्रमास पौष जो कि दिसंबर और जनवरी के आसपास आता है। 11वां चंद्रमास माघ जो कि जनवरी फरवरी के आसपास आता है। और 12वां चंद्रमास हो गया दोस्तों फाल्गुन जो कि फरवरी और मार्च के आसपास आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि जिस तरीके से 12 सौर मास होते हैं उसी तरीके से क्या है दोस्तों 12 चंद्रमास है। इन चंद्रमासों का नामकरण कैसे हुआ, तो पूर्णिमा का दिन चंद्रमा जिन जिन नक्षत्रों में होता है उसके उन नक्षत्रों के नाम पे ही इन 12 चंद्रमासों का नामकरण कर दिया गया। तो पहला हो गया चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठा भाद्रपद, सातवां अश्विन, आठवां कार्तिक, 9वां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ और 12वां फाल्गुन। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम हिंदू मंथ भी बोलते हैं और हिंदी मंथ भी बोलते हैं। जो चंद्रमास होता है ना इसको हम हिंदू मंथ भी बोलते हैं और हिंदी मंथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हिंदी मंथ और हिंदू मंथ। तो हमारा जो हिंदू मंथ है, हमारा जो नया साल है हिंदुओं का, हमारे सनातन धर्म वालों का, उनका जो नया साल है दोस्तों वो स्टार्ट होता है कब से, तो चैत्र से। ठीक है, चंद्रमास का जो पहला महीना हुआ वही हमारा क्या है दोस्तों न्यू ईयर है, वहीं से हमारा जो होता है नया साल स्टार्ट होता है। और इंड किससे होता है, ख़त्म किससे होता है, तो फाल्गुन से। ठीक है, नया साल जो होता है हमारा स्टार्ट होता है चैत्र से और ख़त्म होता है फाल्गुन को। ठीक है, तो यही है बेसिक जो आपको याद होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं याद होगी, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है, आपको ये सब जरूर याद होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन ये याद नहीं होगा। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है कि आप इसको 2-4 बार दोहराइए, आपको अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगी। और ये जितनी एडवांस्ड है दोस्तों, शायद जो लोग पंचांग को, हिंदू पंचांग को जो लोग आउटडेटेड समझते हैं, शायद उनको उनके नॉलेज में कुछ कमी हो गई होगी या वो किसी हीनता के शिकार होंगे जो हिंदू पंचांग को और इसके कल्चर को और इसके जो खोज है, जो रिसर्च है उसको अगर आउटडेटेड मानते हैं, बैकवर्ड मानते हैं, तो वो खुद ना खुद कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हीनता के शिकार होंगे। ठीक है, एक्चुअली हमारा पंचांग जो है दोस्तों बहुत एडवांस्ड है। ठीक है, आप देखिए कि मैंने जैसे आपको बताया था कि सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में 11 दिनों का अंतर आ जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि हर 3 वर्ष के बाद एक चंद्रमास ऐड हो जाता है। ठीक है, जिसको हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। तो इसी वजह से हमारे जो व्रत, जो त्यौहार हैं, वो एक ही समय पे आप देखते होंगे आता रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का फ़र्क इधर उधर होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जिसमें इसको फॉलो नहीं किया जाता है, नहीं माना जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि एक्चुअली क्या है, जैसे अब देखिए इस्लाम में क्या है कि इस्लाम में अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास इसको कंसिडर नहीं किया गया है। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि उन लोगों का तजिया, रोज़ा, ठीक है, ये कभी सर्दियों में आता है तो कभी गर्मियों में आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम भी जो है वो आपके चंद्रमा को ही मेनली कंसिडर किया जाता है उसमें। तो उसमें क्या किया गया है, अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास का कंसिडर नहीं किया गया। इसलिए उन लोगों का रोज़ा, तजिया, हज कभी सर्दियों में होगा, कभी गर्मियों में होगा, कभी जाड़े में होगा, मतलब एक कांस्टेंट समय में नहीं आएगा। लेकिन पंचांग में क्या किया गया दोस्तों, उसको बिल्कुल कंसीडर किया गया है, उसको उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों चंद्रमास के बारे में एक बेसिक जानकारी। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका हर संभव जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। ठीक है, आपको बस आज के टॉपिक का निचोड़ क्या है दोस्तों, आपको ये जानना है कि क्या होता है कृष्ण पक्ष और क्या होता है शुक्ल पक्ष। ये आपको जानना है तो बस आप समझ गए चंद्र मास को और चंद्र वर्ष को। ठीक है, कृष्ण पक्ष मतलब देखिए, शुक्ल पक्ष क्या होता है दोस्तों, शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है प्रतिपदा से और पूर्णिमा को खत्म होता है। और कृष्ण पक्ष जो है वो कृष्ण पक्ष भी स्टार्ट होता है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से और अमावस्या से खत्म होता है। ठीक है, मैं इसके बारे में और भी डिटेल आपको बताऊंगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका हर संभव रिप्लाई करने की। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूँगा, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।